हेलो। हाय। क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, जस्ट चिलिंग। अच्छा, किसके साथ? वो अंदर बात बात कर रहा है, मैंने इधर देखा, मैंने रेखा गाड़ी से उतर रही है। मैंने कहा मिस बुखार खत्म हो गया मेरा। मैं अपने बाल वाल ठीक करने क्योंकि उनका पोस्टर में अपने कबर्ड में लगाता था। एनएसडी में ऐसा करते नहीं ये लोग। कुछ नहीं यार, जस्ट चिलिंग। अबे बोला ना। क्या? अबे मैंने वो बोला। कुछ नहीं यार, जस्ट चिलिंग। जस्ट चिलिंग। सिनेमा, संगीत, सिनेमा, संगीत और साहित्य आबाद रहे, ये जहाँ भी चले अलाहाबाद रहे। तो सर, अलाहाबाद को नमन करते हुए, अलाहाबाद से शुरू करते हुए पहला सवाल यही है कि आपके लिए अलाहाबाद कैसा था? बचपन कैसा था अलाहाबाद में? सबकी फैमिलीज के एक जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। किसी की बड़ी बहनें होती हैं, 3 छोटे भाई होते हैं। तो मैं ये था कि मेरे 2 बड़े भाई, उन दोनों में 1-1.5 साल का डिफरेंस है और उनमें मुझे कुछ 8 साल, 8.5-9 साल का डिफरेंस है। तो एक तो वहाँ से वो एक बड़ा स्रोत रहे। तो क्योंकि मैं इतना छोटा था तो छोड़ के तो जा नहीं सकते थे घर में अकेला। सही बात है। तो मुझे लगता है उस चक्कर में मैंने उनके बोझ था, मैं ले लो उसको भी, क्या करेंगे, लेके तो लेके चलना पड़ेगा। तो मैं उस चक्कर में मैं फिल्मबाज हो गया। आपने किताबें पहले पढ़ी या फिर मतलब फिल्में ज्यादा? नहीं आपके फिल्में यहाँ देखी हैं, फिल्में किताबें तो बहुत बाद में। तो मेरे पहली फिल्म जिसका मुझे सेंस है थी वो थी हाथी मेरे साथी। और उसको मैंने कुछ 11-12 बार देखा था। क्योंकि कभी क्या होता है ना, फिल्में उस वक्त एक वो हो जाती थी, मतलब कोई अच्छी फिल्म चल जाए जिसका नाम हो जाए, वो उस मतलब वो कुतुब मीनार हो जाती थी। तो वहाँ जाना है तो अभी कोई रिश्तेदार आया किसी छोटे शहर से या पहाड़ से, हम लोग का कनेक्शन उत्तराखंड से, तो वहाँ पे इतनी फिल्में, तो वही क्या रहे, हाथी मेरे साथी लगी, हमने तो बाकी उन्होंने देख ली, इसको ले जाओ। हाँ। तो उस चक्कर में मैंने वो 11-12 बार देखी। मुझे आज भी बहुत पसंद है वो फिल्म। घर वाले बोलते थे कि ये पढ़ो वो पढ़ो या फिल्म? नहीं कोई पढ़ने के तरफ मेरा रुझान बहुत लेट आया है। मैंने जो पहली किताब अपनी बचपन में, जब मैं आई थिंक 8वीं-9वीं में था, उस किताब का नाम सुनो, उस किताब का नाम था लस्ट फॉर लाइफ। अब मुझे लगा इसमें लस्ट है खूब, समझे। अब वो थी वैन गॉग की बायोग्राफी। मैंने उसको लस्ट के लिए चालू किया था, लेकिन मैं रख नहीं पाया उस किताब को। ऊपर वाले ने आपको दे दी कि लो भाई, हाँ। साहित्य का लस्ट। बचपन में आपने कितना लॉ को करीब से देखा? मेरे फादर वकील ही थे। क्योंकि केस आया हो, आपको बताया हो? कोई फौजदारी का केस आ जाता था तो बताते थे कि मर्डर हो गया या ऐसा कुछ है वहाँ। और हमारे यहाँ पापा के जो क्लाइंट्स थे वो ज़्यादातर वहाँ से आते थे, जिनको इलाहाबाद बहुत दूर पड़ता था। आप समझ लो कोई पौड़ी गढ़वाल से उधर से इलाहाबाद आ रहा है, तब ज़्यादातर गरीब ही लोग होते थे। कई लोग को होटल में ठहरने के पैसे होते थे, नहीं तो पापा बोलते थे घर में ही रह जाओ। उन्होंने मुझे बहुत पिक्चरें दिखाई और उनको, मुझको भी वही पसंद है, सबको एक्शन पिक्चर है वो उनको चाहिए होती। बहुत फिल्में दिखाई मुझे। और हमारे तो मौके आते हुए गुजर उजर आते थे, गरीब उनके पैसे नहीं होते थे, 10 किलो घी लेके आते थे, यही है फीस। आपको नहीं बोला गया कि लॉ कर लो? नहीं, वो मुझसे बहुत जल्दी, मेरे घर वाले, आई थिंक एकेडमिकली मैं 10th क्लास तक बहुत अच्छा नहीं था, तो उनको लगा था इसका कुछ होगा नहीं तो ऐसे बच्चों को बोला जाता था कि टाइपिंग सीख लो। समझे कि कुछ नहीं हो तो मुंशी तो बन जाएगा, कुछ तो कर लेगा, नहीं तो तुम कुछ लायक नहीं है। पर वो वाला मोमेंट नहीं हुआ, बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा वाला मोमेंट नहीं हुआ है आपके साथ, मतलब? लेकिन क्यों हुआ है? कई बार हुआ, तुमसे नहीं हो पाएगा, कोशिश की और नहीं होगा। कभी वो डिससैटिस्फाइड रहे आपसे किसी काम के लिए? मैं फेल हो गया था 10th में, तो जरूर रहे मुझे। जितना फेल हो सो तो लड़का को होता है ना, समाज दुनिया खराब है, मैंने तो ठीक ही किया था। तो कमरे में बैठ जाना, खाना नहीं खाऊंगा, उनको नहीं, उनसे भी पूछा जा रहा है बेटा का क्या हुआ 10वीं में, तो उनको भी बोलते हुए अच्छा नहीं थोड़ी लग रहा है पड़ोसियों को बेटा फेल हो गया है। तो उनकी नहीं, अपना दर्द ज्यादा है, तो दिखाना है कि बहुत दिक्कत हो गई है लाइफ में। मेच्योर हो जाते हैं बहुत जल्दी उस वक्त फेल होते हैं। तो वो बुरा डेफिनेटली उस वक्त बहुत डिसअपॉइंट हुए होंगे वो। तो वो देहरादून में एक स्कूल था आइडियल कॉलेज करके, वो फिर था कि यहाँ पे वो फादर को जानता था, फादर ने उसका कोई केस वेस किया, उन्होंने कहा बच्चे को ले आइए, 6 महीने में 10th करा दूंगा मैं। पापा ने कहा करेगा? मैंने कहा हाँ ठीक कर लूंगा, अच्छे अच्छे करूंगा। मैं वहाँ पहुंचा तो पता चला ये सब फेलियरों का स्कूल है, सब फेलियर पढ़ते हैं वहाँ। इंडोनेशिया से आते फेलियर थे वहाँ पे, यार हिंदुस्तान छोड़ दो। मुझे 2-3 दिन, हाँ इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। और वो टोटल कॉनिंग थी। वो पंजाब बोर्ड था, यानी कि पंजाबी भी सीखनी थी, और इलाहाबाद में बहुत कम पंजाबी वैसी ही हैं।
तो आप दिल्ली ऐसा नहीं है कि आपको उस लैंग्वेज के साथ आप एक आपने सड़क पे सुनाई देती है, ऐसा नहीं है इलाहाबाद। तो मैं तो कुछ नहीं पता था मुझे, और वो भी पंजाबी। आपको जितनी कठिन 10th क्लास की हिंदी थी होती है ना, अच्छी खासी होती है 10th क्लास की हिंदी, उतनी ही गुरुमुखी थी। तो मुझे गुरुमुखी सीखनी पड़ी, मुझे पता ही नहीं था। अब वहां पे रिकॉर्ड तक कोई 6 महीने में पास नहीं हुआ। 6 महीने का 2-2 साल तक पास नहीं हुआ लोग, समझ रहे हो? टैग मिला होगा उसे फेलियर हाँ, होगा। वो वही था, नाम था उसका आइडियल कॉलेज। कोई आइडियल नहीं था वहाँ। पूरी उनकी हिस्ट्री में मैं ही होऊंगा लड़का। मैं 6 महीने में पास करिए, वेरी गुड सेकंड, 58 पॉइंट समथिंग परसेंटेज से पास हुआ था मैं। और उस वक्त मैंने खूब पिक्चर देखी, वही था गुरु, नंबरिंग ना छूटे। पहले बहुत जो कास्टिंग, जब टाइटल चल रहे होते, टाइटल में मजा आता था बहुत देखने, वो सब। तो उसको बड़ी यादों की बात हुआ, मैं कितनी बार देखी वो। तो बहुत पिक्चर, जो भी नई रिलीज होती थी मैं जाता, तो मैंने पिक्चरबाजी बहुत की और बहुत पढ़ाई की मैंने वहाँ, और मैं पास हो गया। और फिर वापस आके मैंने 6 महीने में 11th किया, और मैंने कोई साल वेस्ट नहीं किया। तो आपने फिल्मों के अलावा कैसे चिल किया? जैसे मैंने गुल्ली डंडा बहुत खेला, मैंने पतंग नहीं उड़ाई, अच्छा, है ना? ठीक है। और बाकी सब जो खेल खेलते हैं सभी खेलते हैं, लेकिन फिल्मों की तरफ एक बहुत वो था, क्यों कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो कि, मैं साइंस में बहुत बुरा था, चीज़ें को बनाने उन्होंने का सेंस मुझको नहीं था। लेकिन मेरा एक दोस्त है यश प्रताप सिंह, ऊपर रहता था, हम लोग स्लाइड प्रोजेक्टर जो होता है वो बना लिया, लेंस वेंस ला के, बल्ब वल्ब लगा के। और घर के पुरानी सबकी तस्वीर, पहले तो डिजिटल थोड़ी था, तो फिल्म पे था, सबके नेगेटिव रहते थे, सबके पास, सबके घरों में रहते थे फैमिली की फोटोग्राफ, वो लगा के देखते थे खूब। सबसे बड़ा इम्पैक्ट बचपन की किस चीज़ का था? फिल्मों का था, और नाटक फिल्म सामने होना। और इलाहाबाद देखिए चक्कर क्या है ना, वही सब हो जाता है। कॉलोनियल इम्पैक्ट बहुत रहा इलाहाबाद में, क्योंकि इलाहाबाद नॉर्दर्न प्रोविंसेस का एक सेंटर था। वेस्टर्न म्यूजिक की जो पहली मैगजीन, आप उसके बाद मुझे लगता नहीं को निकली, रॉक स्ट्रीट जर्नल, वो इलाहाबाद से निकली। अमित सहगल उसका एडिटर था, हम लोग साथ में बजाते थे, बैंड था हमारा। बैंड था आपका? हाँ। क्या आप कितने बड़े रहे होंगे तो? मैं रहूँगा 11th क्लास से। क्या गिटार बजाते थे? गिटार गाता था। और अब आप गिटार बजाते हैं? अब तो बिल्कुल बहुत सालों से, अभी तो बस वही हो गया कि कहीं दोस्त बैठ गए, 2 ड्रिंक वाले, तो चला जाता हूँ, किसी की धुन में गा दिया, बस उसी लेवल पे हैं। फिर गाएंगे सर अपन? अरे नहीं, गिटार है हमारे पास, वो रखा है सामने, देखिए। अभी नहीं, मतलब नहीं, मैं ऐसे करने बहुत शर्माता हूँ। मैं गाऊंगा, आप बस आप बैठ के अप्रिशिएट, आप आप मुझे बजाना। क्रिटिसाइज कर लेना। ठीक है। इन जनरल दोस्त कैसे थे आपके? किस तरीके के दोस्त थे? क्योंकि दोस्तों का इन्फ्लुएंस और परिवार का इन्फ्लुएंस ही, सिनेमा तो एक बहुत बड़ा पिलर मेरे हो तो हर गया। तरह के दोस्त थे। ये वाले दोस्त भी थे जो म्यूजिक करते थे, जिनको, उसका कारण था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जैसे MNREC मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बाहर से बच्चे बहुत आते पढ़ने ना, विदेशों से भी आते थे। और अलग हिंदुस्तान का अलग, नॉर्थ ईस्ट के बहुत बच्चे आते थे। नॉर्थ ईस्ट का तो म्यूजिक का उनका सेंस बहुत ही ब्रिलियंट होता है, बच्चा हर कोई गिटार, हाँ, कमाल है वहाँ तो उनके स्टूडेंट्स वहाँ से नॉर्थ ईस्ट आते थे, तो उनके बैंड्स होते थे, तो हम लोग का उनके साथ मिलना जुलना, एक तो वो एक सेक्टर था। फिर 11th क्लास से फिर मैं थिएटर करने लगा, यानी कि वो स्कूल वाला थिएटर नहीं, प्रॉपर जो इलाहाबाद में अच्छे थिएटर ग्रुप्स थे उस वक्त, काफ़ी सारे थे, तो कैंपस थिएटर था हमारा, जबकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी के लोग उसको चलते थे, लेकिन मैं चला जाता था वहाँ नाटक करने। तो वहाँ से एक नाटक वाला एक चक्कर पूरा रहा। फिर यूनिवर्सिटी में आए तो फिर चलता रहा, थोड़ा फिर पॉलिटिक्स हो गई सब। पॉलिटिक्स में रहा, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स का जो कल्चरल साइड है उसी में रहे। हाँ, समझ गया, मतलब ऑन द फेस नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं उससे, पॉलिटिक्स से। और इस दौरान फिर जब आप मूव कर रहे थे इलाहाबाद से NSD जाने में, तो फिर NSD का डिसीजन कैसे लिया एकदम से, कि आप तो थिएटर कर रहे थे? तो उस वक्त तो सिर्फ ऐसा चाहता कि कहीं कोई अच्छी लिबरेटेड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी चलती रहे, वहाँ पे मैं भी मजा लूँ। तो मैं पहले NSD को समझने गया, एक दिन गया मैं NSD की है क्या ये, घूमने के लिए बस। हाँ, पहले बार देख तो लें। सही। तो आलोक चटर्जी आपके भोपाल के थे, वो आलोक चटर्जी थे सीनियर इरफान के बैच के थे। मैं उनको जानता था पहले से। अच्छा। आलोक ने कहा आ जाओ NSD, हमारा प्ले भी चल रहा है। बहुत बढ़िया प्ले था, पहली बार उस तरह के प्ले को देखने का सेंस आया ना, कि इंटीमेट थिएटर की जैसे ये सामने, ठीक है ना, यूजियम और प्रोसीनियम में किया कि स्टेज है और ऑडियंस है, लेकिन सामने के इंटीमेट और इतना रियल। फिर प्ले देखने के, जब प्ले खत्म हुआ, लोगों खड़े खड़े कोने पे ग्रुप्स बना के प्ले के बारे में बातचीत करना, ये सब मैंने भी देखा था, लेकिन इतना इंटेंस नहीं देखा था। फिर लड़के लड़कियां देर रात तक चाय पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, घूमे, कोई रोक नहीं है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा यही आना है बस। पहला दिन याद है आपको NSD का आपके? हाँ, पहला दिन याद है मुझे, जब इंटरव्यू देने गया था तब याद है।
वो मैं ही था एक सिर्फ गिटार लिए अपने हाथ में ना, तो अजीब सा लग रहा था कि और कई लोग बहुत थिएटर किए हुए, बहुत मुझसे भी ज़्यादा थिएटर किए हुए, लेकिन वो इंटरव्यू बहुत अच्छा था मेरा। तो आपने क्या कोई गाना गाया उनके सामने गिटार पे, फोक म्यूजिक क्या क्या प्ले किया? एनी सॉन्ग गाया मैंने, यू फिल अप माय सेंसेस। क्या बात है। तो उनको भी लगा, अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में सोचता हूँ, अब तो इतने दिन हो गए पास, अब तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता कि मैंने वो गाना क्यों गाया। एनएसडी है नहीं उस तरह का, ठीक है। हाँ। लेकिन क्योंकि मैं बहुत छोटा था ना, हाँ। तो बचपने में कर दिया मैंने सब। सच था मेरे हिसाब से। आप सच्चे थे कि हाँ मैं ऐसा हूँ। मुझे उस वक्त मैं तोल नहीं पा रहा था उस सिचुएशन को। मैंने को जो आता था मैंने किया। मैंने बोल भी दिया कि फोक वाला है, मैं इलाहाबाद शहर का बंदा हूँ, मेरा कोई ऐसा फोक का कोई सेंस नहीं है मुझे, मैं आपको कोई फोक गाना नहीं बना सकता। सही बात है, जैसा हूँ वैसा हूँ। हाँ, मुझको लगा था कि शायद नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे देखे मैंने वहाँ पे, और सब एनएसडी में क्या एज बार नहीं था। हाँ। तो बड़े उम्र के भी थे, मतलब हमारे साथ हमारा जो भी एक्टर है विनीत हमारे साथ था, वो सबसे बड़ा था क्लास में। और एक सबको डायलॉग दिया जाता है एनएसडी में, आई थिंक अभी तक वही चल रहा होगा, वो अंधा युग का, ये मेरा धनुष थामा का, सभी बच्चे वही पढ़ते थे। तो हमने भी किया था, हम लोग एक्टर भी था, एक्टिंग भी करके दिखाई, सब कुछ करना होता है वहाँ। तो अगर आप जब शब्द सुनते हैं एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सबसे पहले क्या क्लिक करता है? फ्रीडम, कि खुला मैदान है, दौड़ो। और वो दौड़ चलती रही फिर आगे तक। हाँ, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। जब मतलब मैंने ड्रामा नहीं किया, थिएटर नहीं किया, मैं तो फिल्मों में आ गया, लेकिन उस एजुकेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सेंस ऑफ ब्लॉकिंग, फ्रेम में करते हैं, शॉट में कौन किधर बैठा है, कैमरा किधर मूव करेगा, उधर से किसको एंट्री, वो थिएटर ने दिए। बाकी टेक्निकल चीज़ें आप बाद में सीख जाते हैं। टेक्निक तो यार, टेक्निक क्या, बहुत सिंपल टेक्निक है। फिल्म डायरेक्शन में क्या, इमेजिनरी लाइन संभाल लो, हो गया खत्म, और क्या है। बाकी काम तो कारीगर लोग करते हैं ना, कैमरा मैन, ये सब लोग। डायरेक्शन का सेंस एक अलग होता है। एनएसडी में मतलब संजय सर के साथ आप रूम शेयर करते थे, तो उनके साथ कोई ऐसा किस्सा हुआ कभी? दरवाजे पे लिखा रहता था धूलिया धाकड़ संजय संगीत, इसका खबर है। तो सोते थे हम लोग, दो लोग रात को, जब उठते तो 12 लोग सो रहे होते कमरे में, गली का कुत्ता भी सो रहा होता था वहीं पे, तो ऐसे लांग होता था। तो ऐसा तो बहुत रोज का चक्कर था, रहना घूमना फिरना। जितना भी होता था, ज्यादा कनॉट प्लेस गए, पिक्चर देखी, तो मुझे बहुत छोड़ छाड़ गया था संजय। जैसे संजय दिल्ली का ही था, संजय के पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे, तो मुझे मलेरिया बहुत बार हो गया, 5 बार मलेरिया हो गया मुझे। साला जब वो छोड़ चला जाए कभी, तो संजय के साथ, संजय ने मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया। वो देखेंगे और कॉल करेगी, क्या बोल रहे हो तुम यार। तो मुझे रेखा जी को मैंने पहली बार मलेरिया के चक्कर में देखा। मलेरिया के चक्कर? हाँ, मुझे मलेरिया, मेरे दोस्त कन्नत देसाई बॉम्बे का है वो, तो वो मुझे बंगाली मार्केट पास, वही नत्थू और बगल में बंगाली मार्केट, वहीं पे डॉक्टर में, तो मैं हालत खराब, 103 104 बुखार, मुझे ले गया डॉक्टर के पास। नंबर था, खड़े हैं, वो अंदर बात कर रहा है, मैंने इधर देखा, मैंने रेखा गाड़ी से उतर रही है, मैंने कहा बुखार खत्म हो गया मेरा। और मैं अपने बाल ठीक करने, क्योंकि उनका पोस्टर में अपने कबर्ड में लगाता था। एनएसडी में ऐसा करते नहीं है लोग कि रेखा को, सब लोग उनके लिए बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों के फोटो, मैं तो रेखा लगाया हुआ था। और मुझे देख के मुझको यकीन नहीं हो रहा था कि मैं रेखा जी को देख रहा हूँ। बुखार उतर गया, तब तक नहीं आया, तब तक जा चुकी थी, मैं इसको बता भी नहीं पाया कि मैंने रेखा को देखा है, कोई सबूत नहीं था मेरे पास। तो बड़ा मजा आया मलेरिया में। एनएसडी में इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा ऐसा क्या है? तो मेरे लिए तो था तीसरी लाइब्रेरी, और एक्टिविटी माहौल ने, क्योंकि इतनी बढ़िया जगह था, बगल में सारे ऑडिटोरियम्स थे। आपको कहीं शाम को चाहे तो कहीं भीमसेन जोशी का रेसाइटल चल रहा है, कहीं कोई मणिपुरी एक डांस का कुछ एक नाटक चल रहा है, प्रगति मैदान उसका रेट्रोस्पेक्टिव, तो मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का, वुडी एलन का रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा है, बगल में रशियन सेंटर है, वहाँ कोई फिल्म है। तो आप इस तरह का माहौल, बहुत अच्छा माहौल था वो, तो आप इन्वॉल्व रहते थे, मज़ा भी आता था। तो एक तरह से एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, सब कुछ हो रहा था वहाँ पे। कभी एनएसडी जाना होता है आपका? अभी बहुत दिनों से नहीं गया, अभी सुना दीवार खड़ी हो गई है वहाँ काफ़ी। तो रीयूनियन टाइप कुछ? और अपने जो दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त मेरे बैच के बॉम्बे में ही हैं इस वक्त। इरफान सर के साथ पहली मेमोरी आपकी? ऐसा याद नहीं है कि कुछ दिन कुछ हुआ था, लेकिन मैं सिर्फ इतना याद है कि मैं जिस दिन मुझे इरफान से इश्क हो गया, वो दिन याद है मुझे। इश्क कब हुआ सर? इनका एक नाटक था, मैक्सिम गोर्की का प्ले है लोअर डेप्थ्स,
वो इन लोगों ने किया था, रामपाल बजाज साहब ने उसको डायरेक्ट किया था, तलघर के नाम से। खैर ब्रिलियंट प्ले था, उसका डिजाइन और आउटस्टैंडिंग था। बज्जू भाई बहुत अच्छे थिएटर डायरेक्टर है। उसमें बहुत सारे लोग थे, बिकॉज बड़े काफी बड़े सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें। तो वो में जो मैंने देखा इरफान को, उसी बात, जबकि इरफान अपनी क्लास में ऐसा नहीं था कि वो कोई बेस्ट एक्टर है, आलोक चैटर्जी को ज्यादा अच्छा माना जाता था। लेकिन उस दिन से मैंने कहा यार ये तो कुछ करिश्मा है, आंख नहीं हट रही थी उससे। आप सिर्फ उसी को देख रहे थे, कहीं कोई एक्टिविटी कुछ और चल रही है, बट वो जब आप स्टेज पे होते हो तो मुद्दा अगर बात इधर चल रही है, बाकी लोग जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो शॉर्ट्स में तो है नहीं मामला कि इसका क्लोजअप चल रहा है अभी, बाकी बगल में कौन खड़ा है नाक को जा रहा है कि हमको मत पता नहीं, ये वहां करना होता था। तो अगर मेन एक्शन इधर भी चल रहा है तो आप नजर आप मेरी इरफान पे थी कि वो क्या कर रहा है। ब्रिलियंट। उस वक्त आपको इश्क हो गया? हाँ, उस वक्त मुझे लगा कि हाँ मैं कायल हो गया उसके काम का। और फिर वो जिंदगी भर चलता रहा सिलसिला? रिस्पेक्ट, ह्यूज रिस्पेक्ट। आपको वो क्रिटिसाइज करते थे कभी काम के लिए? करता था। या इनपुट? वो क्योंकि वो सिर्फ वैसा एक्टर नहीं था कि अपना काम देख रहा हो, ज्यादातर एक्टर मेरा क्या है इसलिए बुरी एक्टिंग भी होती है। बिकॉज एक्टिंग में आप एक्चुअली यू आर रिएक्टिंग टू समथिंग, तो सामने वाले को सुनोगे नहीं तो रिएक्ट कैसे करोगे? तो उसको ऐसा सहज कैसे बनाए, उसको सहज बनाने के लिए आपको सुनना भी तो पड़ेगा। ज्यादातर एक्टर सुनते नहीं। इरफान ने वो काबिलियत थी, वो रिस्पेक्ट थी दूसरे के लिए। एक्चुअली वो दूसरे के लिए वो काम के लिए रिस्पेक्ट थी उसके अंदर से। इतना परेशान अपने काम को लेकर मैंने किसी एक्टर को नहीं देखा आज तक, एक खासे टाइम तक। उसके बाद जब आदमी बहुत एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो होता है कि। और उनकी प्रोसेस से आपने क्या सीखा? तो मैं और वो क्या करते थे, जो पिक्चर जो फिल्मों में ही हम लोगों ने ज्यादा, थिएटर में तो कभी किया नहीं हमने साथ में काम। तो उस फिल्म का क्रक्स और कैरेक्टर का जो एक ही दो सीन होते हैं हर फिल्म में, बड़े सीन। तो वहां पास क्या है, मेरे पास वो दीवार का स्पाइन सीन है। दैट इज व्हाट द फिल्म इज सेइंग। वो हम लोग सेलेक्ट कर लेते थे और सिर्फ उस पर बात ज्यादा होती थी, और उसको बैठ के मैं उसके साथ कोलैबोरेट करके करता था। प्रॉब्ली जब उसके डायलॉग लिखता था तब वो कोलैबोरेशन हम लोग एक ही दो सीन के लिए होता था बस, बाकी सब फिर। आपका नाम निकनेम कैसे पड़ा टिशू? बचपन से ही टिशू था। वो क्या है ना कि पिग्मांशु नाम है, तो टिशू, तो घर वालों को शायद पता नहीं था कि टिशू पेपर भी कुछ होता है, तो शायद ना रखते, तो उन्होंने रख दिया। तो कॉलेज में किसी ने चिढ़ाया नहीं टिशू? ऐसा हुआ है स्कूल में रैगिंग हुई हो या किसी ने चिढ़ाया हो कुछ? हुआ होगा, तो मुझे ऐसा कुछ, मतलब मैं अपने नाम की वजह से प्रताड़ित इंसान नहीं हूँ। पर डिससैटिस्फैक्शन कभी नहीं हुआ एनएसडी को लेके? नहीं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक हमने लोगों की, हमारे बैच ने इतनी स्ट्राइक की एनएसडी में 4 बार स्ट्राइक की होगी। और आप स्ट्राइक्स किस कारणों की वजह से? हम लोगों ने तो जाते ही फर्स्ट ईयर में स्ट्राइक कर दी थी। मतलब घुसते ही कुछ दिन हुए थे कि नवनीत निशान जो है वो हमारे बैच में थी, तो उसने एनएसडी में क्या था, आप जब एनएसडी में तो आप काम प्रोफेशनली बाहर काम नहीं कर सकते, आप सरकार के पैसे पे रह रहे हैं, इसी पर अलाउड नहीं। तो उसने एक पहले पिक्चर की भी थी एनएसडी आने के पहले, वारिस करके, बहुत बढ़िया फिल्म थी। तो आई थिंक उसका कोई डबिंग का कुछ काम रह गया था, तो वो बॉम्बे आ गई डबिंग करने के लिए। अथॉरिटीज को बात पता चल गई, उनका इसको ये गलत है, निकाल दो। हमने स्ट्राइक कर दी उसके लेके, नहीं हफ्ता भर रही शायद, वापस आ गई अपनी। संजय मिश्रा को निकाल दिया था, उसको लेके हमने स्ट्राइक की। संजय मिश्रा सर को क्यों निकाला था? योगा में फेल हो गया था। योगा में? हाँ। योगा में कैसे बताओ कैसे फेल हो सकता? कैसा हो सकता था संजय मिश्रा? तुम सोच सकते हो, उसका एग्जाम होता है, हम लोग वो कर रहा है, हम लोग बाहर सारे आसन करके ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे देख के कर रहा है संजय। एक्चुअली दोबारा एग्जाम हुआ, पास हो नहीं फिर वो। और कितनी लंबी चलती थी ये स्ट्राइक? बहुत लंबी चली थी, और उसमें बहुत होता था कि जहाँ एनएसडी स्ट्राइक करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया के मतलब जो ऐसे पेज पलटो जहाँ पे सिटी न्यूज का सेकंड या थर्ड पेज होता, पूरी बड़ी फोटो के साथ आता था, तो पॉपुलर हो गए थे सब। तो घर वाले देखते होंगे, बोलते थे तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो मैं तो फंस गया था वो बुरी तरह। क्यों? अखबार से कैसे? वो हुआ ये कि मेरी वाइफ जो है तुलिका, हम डेट कर रहे थे उस वक्त, वो नोएडा रहती थी। स्ट्राइक हुई तो जो प्ले कार्ड बनाने होते हैं ना, तो उसका आर्ट बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो उसको प्ले का बॉयकॉट 4-5 जो होता है उससे बनाया, और फिर वो हम लोग बैठ जाते थे, सब लोग स्टूडेंट बैठे हुए कुछ पढ़ रहे हैं, तो शी वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। टाइम्स ऑफ इंडिया में फोटो छप गई है उनकी और आपकी, आप आजू बाजू बैठे? हाँ, बगल सामने बैठे थे हम लोग।
उनके घर वालों ने फ़ोन किया, अरे तुलका की फ़ोटो चाहिए है, क्या क्या, तो थोड़ा सा मामला थोड़ा बिगड़ा था वहाँ पे। कास्टिंग डायरेक्टर की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? बैंडिट क्वीन से। उस वक्त मेरा ऐसा कोई डेजिग्नेशन नहीं था कि तुम इस पिक्चर के कास्टिंग डायरेक्टर हो, कोई सेंस नहीं था। मैं बहुत कुछ कर रहा था उस पिक्चर में, और वो पिक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है मेरी ज़िंदगी में। सबकी लाइफ में पड़ाव आते हैं ना, आप 10th क्लास का एग्ज़ाम देते हो, फिर आप कॉलेज में जाते हो, फिर नौकरी, फिर शादी, बच्चे, ऐसे ज़िंदगी के बड़े बड़े पड़ाव हैं, सब लोग को गुजरना पड़ता है। बैंडिट क्वीन ऐसा पड़ाव था मेरी लाइफ में, चेंज माई लाइफ। तो उसमें मैं बहुत कुछ कर रहा था, शेखर कपूर का असिस्टेंट होना, कोशिश करना। तब मैं क्योंकि बैंडिट क्वीन दिल्ली से हुई थी, शेखर कपूर बम्बई से दिल्ली आए थे, प्रोडक्शन दिल्ली का था, मैं तब तक बॉम्बे नहीं आया था। शेखर जी आए थे, उनको इनवाइट किया गया था डायरेक्ट दिस फिल्म, जो चैनल 4 से फंडेड थी। उसमें मैं सब बहुत कुछ करने लगा। तो बाद में जब पिक्चर खत्म हुई कि टाइटल क्या लोगे, तब तक मुझे सेंस हो गया कि फॉरेन प्रोडक्शन है, अगर मैं कास्टिंग डायरेक्टर का टाइटल लेता हूँ तो मुझे बाहर की जो पिक्चर आती है वो उस पर काम मिलेगा। और मैंने बोला मुझको चाहिए कास्टिंग डायरेक्टर, तो एंड क्रेडिट में सेकंड नाम मेरा ही आता है, कास्टिंग डायरेक्टर। तो किया तो मैंने बहुत कुछ था मैं सब, लेकिन उससे मुझे वही फ़ायदा हुआ। फिर बाद में जो भी फिल्में आई, कम से कम मैंने 3-4 फॉरेन प्रोजेक्ट्स किए उसके बाद, तो पैसे मिल जाते थे बहुत बढ़िया। और फिर आपने सारी फिल्मों की कास्टिंग खुद से की आपने? हाँ, बहुत 9 तक तो खुद ही की, जब तक कि कास्टिंग डायरेक्टर का एक डिसिप्लिन नहीं बन गया। पान सिंह तोमर से शुरू हुआ है मेरा ये कास्टिंग डायरेक्टर, मुकेश के साथ वो। हाँ, 8-10 साल ही हुआ है ये हाँ, जिस तरीके हाँ, से भी पान casting सिंह तोमर से फिर वो फिर मुकेश छाबड़ा, उसी के साथ की ये सारी फिल्में। उससे पहले हासिल या शागिर्द ये सब आपने हाँ हाँ, खुद से ही चल रहा है सब कुछ। तो बैंडिट क्वीन में पहली कास्टिंग, पहला लॉक? मुझे याद है शेखर जी जब आए थे तो वो भी अपनी तरफ से यहाँ से बॉम्बे से, उनमें एक क्वालिटी बहुत ग्रेट है शेखर जी में, सही चीज़ को पकड़ना, अपनी ईगो को ख़त्म करके, बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। तो वो अपनी तरफ से यहाँ पे कई उस वक्त की अच्छी हीरोइनें और थोड़ा जो सीरियस सिनेमा भी कर रही हैं, कमर्शियल भी कर रही हैं, सब ने फूलन देवी का लाल पट्टा बांध के फोटो खिंचा शेखर जी का दी थी। अगर मैं कहीं खगेलूंगा तो मिल जाएंगी तस्वीरें। मैंने कहा सर मैं आपको दिखाता हूँ बैंडिट क्वीन। सीमा उस वक्त रेपटरी कंपनी, NSD की रेपटरी, वहाँ पे शी वाज एन आर्टिस्ट देयर। मेरे पास हरी सी स्कूटर होती थी बजाज चेतक, शेखर जी को वो करके मैं शेखर जी फेंटे बेचारे मंडी हाउस ले जाता, मैंने उनको नाटक दिखाया, मैंने कहा ये देखिए आप, तो सीमा फिर पसंद आई और करके तो उन्होंने देखा और बोला कि सीमा। हाँ मैंने देखा, लेकिन देखा तो फिजिकली तो ठीक लग गई उनको, यहाँ बहुत रिजेम्बलेंस है, कद काठी उस समय, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की पास आउट है, सीनियर एक्टर्स है, तो एक्टिंग तो अच्छी करी नहीं, बट फिर बातचीत शेखर जी बहुत यहाँ से बहुत एक्टर को घुमाते हैं शेखर जी। तो फिर सीमा जी के बाद मनोज सर या फिर निर्मल पांडे उनको विक्रम मल्ला का जो कैरेक्टर था उसमें जो मर जाता है, तो वो मैं कुछ दिखाता तो उनको ठीक नहीं लगता था। तो मैंने कहा कैसा चाहिए आपको, तो कहता है यार ऐसा फेस होना चाहिए जिसको स्क्रीन पे आता ही आए तो लोग कहे तो मर जाएगा। तो मैंने कहा ये एक एक्टर है। निर्मल मेरी बैच का था, लेकिन वो ड्रामा स्कूल पास आउट करने के लिए वो लंदन गया था प्ले करने के लिए, उसका शोज चल रहे थे वहाँ। अब तक फोटो ऐसी तो होती नहीं थी, मोबाइल वोबाइल था नहीं। तो मैंने कहा सर एक है कि फोटो मेरी और निर्मल कोई हॉस्टल की सुबह उठे वैसे करके से तो फोटो होती ना आधे सिगरेट, चाय है, पजामा पहने, टी शर्ट, वो गंदी सी लड़कों में सबकी होती है, हम सबकी वैसी फोटो थी। मैंने कहा ये है, ये देखिए लंबे बाल हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा ही है। ये कहाँ है? मैंने कहा लंदन में बुलाओ। तो हमारी एक अनुराधा कपूर हमको वेस्टर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाती है, वो शेखर जी की कजन सिस्टर भी थी। अनुराधा जी ने करके निर्मल को बुलाया और फिर देखते ही निर्मल का हो गया। तो आपने इरफान सर को या बाकी किसी एक्टर को उस मूवी के लिए पुश किया? बिल्कुल किया। मैं शायद उसको मान सिंह जो शायद मनोज ने किया, उसके लिए कर रहा था पुश, फिर मनोज पसंद आ गया उन्हें। और बैंडिट क्वीन एक ऐसी फिल्म है जिसने बहुत लोगों को बहुत आगे तक काम दिलाया सिनेमा के। बैंडिट क्वीन ने पूरी उथल पुथल में, मंडी हाउस दिल्ली खाली हो गया, कौवे बोलने लगे मंडी हाउस में। जब एक तरफ मंडी हाउस का पूरा एटमॉस्फेयर, चहल पहल, डिस्कशन, ट्रैक्टर, थिएटर, रांचा पानी हो रहा, खाली हो गया, सब बॉम्बे आ गए। और सिर्फ दिल्ली से नहीं आए, उसमें जो छोटे छोटे रोल भोपाल से, ग्वालियर से करते वो भी चले गए बॉम्बे। तो एक बाढ़ सी आ गई यहाँ पे।
मुझको तो शेखर जी ने बोला कि तुम आ जाओ, जॉइन मी एज असिस्टेंट हियर। तो मैं फिर 93 में बॉम्बे आ गया, उनको असिस्ट करने लगा। तो एक तो कम मुझे आता ही, मुझे कमर्शियल सिनेमा का पहला दिन, जिस दिन मैं शूटिंग पे गया हूँ, आरके स्टूडियो में गाना था, सरोज खान। बॉम्बे का असिस्टेंट ऐसे हो जाए, वो नया नया असिस्टेंट आता है ना, उसको पकड़ने के साले ऑक्टोपस से मार डाले इसको। सबका ऐसा रहता है, जो सीनियर लोग होते हैं, ये आया है नया मुर्गुन का, इसको तो खत्म ही कर दो, चीख निकाल दो उसके पहले दिन, कल से कुछ ना कर पाए। और गाना मैंने कभी किया ही नहीं था। अब गाने का ब्रेक डाउन होता है पूरा, और उसका सेंस होना चाहिए आपको, बीट्स के हिसाब से आप ब्रेक डाउन करते हैं शॉर्ट्स में। तो फिर कोरियोग्राफर या कैमरामैन डिसाइड करता है इतना बीट इस गाने में लेंगे, ओके इतनी बीट निकल गई, तो उसका जो ब्रेक डाउन गाने का तो अलग एक साइंस है साली। वो मैं तेज था, म्यूजिक का मुझको सेंस था, तो अब सरोज खान के असिस्टेंट, मैंने समझा उससे, मैं 2 मिनट मैंने ठकाठक सब कर दिया, और मैं कहा आओ बेटा। तो मैं बहुत अच्छा असिस्टेंट भी रहा, जितने दिन कहा मैंने शेखर जी को। शेखर जी चले गए एलिजाबेथ करने। शेखर कपूर सर के जाने के बाद फिर पहले तो उनको उन्होंने फोर फेदर्स की हीथ लेजर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। भाई शेखर जी हमारे कमाल के हैं, वो छोटी मोटी चीज़ नहीं। तो वो जब आए, जब उनको असिस्ट करने, तो शेखर जी रोज़ एक नई पिक्चर शुरू करते थे, और उनकी पिक्चर ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती थी, मतलब फिर बाकायदा एक्टर से बात हो जाती थी, गाना वाना रिकॉर्ड, 1-2 महीना सब बिजी, फिर वो कहते छोड़ो पिक्चर नहीं बनानी। ऐसी 3-4 पिक्चरें शुरू हुई, मौत से जो लड़ते नहीं, मेजर साहब, तारा रम पम पम। प्रीति जिंटा को हम लोग ने ऑडिशन करके सिलेक्ट किया था। तो ये सब बहुत करते थे शेखर जी। पर एक नया टेलीविजन चैनल होता, जी टीवी ही था, प्राइवेट चैनल ना, जो एक नया टीवी चैनल है, बिजनेस इंडिया एक मैगजीन, BITV, बिजनेस इंडिया टेलीविजन करके, दिल्ली से ये आए लोग, नया चैनल, और उसके जो क्रिएटिव हेड शेखर जी को बना दिया उन्होंने। तो शेखर जी, मैं, सौरभ शुक्ला, और शेखर जी का एक असिस्टेंट और था, करण अय्यर, जिसने वो एक थी डायन बनाई थी ना, करण अय्यर, मैं, हम तीनों को उसने कहा तुम लोग करोगे? हमने कहा बिल्कुल सर करेंगे, बताइए। तो उन्होंने हमको एक शो दे दिया, ठीक है, हमने उसका नाम रखा हम बम्बई नहीं जाएंगे। और आप ही बम्बई में कर रहे हो? हाँ। अब उसकी स्टारकास्ट अगर मैं बताऊँ ना, तो कुर्सी से गिर जाओगे। अच्छा, उस वक्त ठीक है। मतलब उसमें इरफान था, चंदू पारखी थे, सौरभ शुक्ला था, मनोज बाजपेयी था, संजय मिश्रा था। अब ये बहुत हो गया ना, बहुत हो गए, बहुत लंबी लिस्ट हो गई है। तो अब शो वो भी टेलीविजन के लिए, तब एक हफ्ते में वो एक ही जो आता था, पहले ऐसा नहीं था, डेली सोपों का चक्कर नहीं था। तो वो हमको बनाया पहली बार। तो जैसे आप भी करते हो कुछ शो, चीज़ें माइलस्टोन होते हैं ना पैसे के, शुरू में 10%, फिर कितना काम करो, उतना पैसा तो हम लोग पास थोड़ी था सस्टेन करने के लिए, मिल गया 10% खर्च हो गए। आप शूटिंग कैसे शुरू करें? सौरभ ही शुक्ला था जो बाहर काम करता था, पैसा कमाता था वो। उसका एक शो चल रहा था तहकीकात, DD पे आता था, वो पॉपुलर था, उसकी रोज वो शूटिंग करने आता है, उसी के पास होते थे पैसे। बेचारे ने बड़े पैसे दिए हमको यार, बाद में एडजस्ट भी किया हम लोग ने, जब जो प्रोड्यूसर वो भी था, हम तीनों प्रोड्यूसर थे उसके, तो जाए महबूब 10,000 तो सौरभ हाँ फिर आ गए करके, सौरभ सही से करके जुगाड़ देता था। तो वो शो बना, तो क्या हुआ कि फिर वो BITV चला ही नहीं, उनका कुछ हो, तो बहुत लोगों ने बनाए थे, हमने भी बनाया था, तो अच्छा बना था बहुत, 8-9 एपिसोड बनाए। तो क्या उस वक्त एक्टर जैसे पहले तस्वीर लेके जाते थे अपना काम वीडियो में कि हमने ये काम किया है, तो मैंने तो डायरेक्ट कर दिया था, और फिर मैं राइटिंग चालू हो गया। तो ये एक्टर मेरी तरफ से मेरा स्ट्रगल करते लेके जाते थे कि हमने एक्टिंग की, लोग देखते कि डायरेक्ट किसने किया है, कहता है वो तिगमांशु तुली, अच्छा बड़ा अच्छा काम किया है। तो मेरी स्ट्रगल वो सारे एक्टर के लोग कर रहे थे, तो उससे थोड़ा मुझे काम भी मिला। फिर दिल से, और दिल से ने भी बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि उस पिक्चर, वो मणि सर की पहली हिंदी पिक्चर थी, तो मैं उस फिल्म में शुरू से, मतलब शूटिंग से लेकर के डबिंग तक मैं उस पिक्चर के साथ था, तो उनको मैंने बहुत क्लोजली देखा है काम करते हुए, एंड आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर मणि रत्नम सर। अपने काम से इश्क मैंने किसी को नहीं देखा इतना ज़्यादा इस उम्र में भी। दैट इज मणि रत्नम एंड ग्रेट वर्क आल्सो। और दिल से उस लेवल पे पब्लिक को, ऑडियंस को हिट नहीं की शायद, जिस लेवल पे उम्मीद थी, उसका कारण आपको क्या लगता है? क्लाइमैक्स, पब्लिक एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ और। हाँ, पब्लिक चाहती थी कि ये लोग मिल जाए, बट वही है, आर्टिस्ट जो है वो कोई मैगी थोड़ी है। उन्होंने कहा नहीं, यही है मेरी पिक्चर। और अगर आप देखें उसको बहुत एज ए कंज्यूमर ना देखें, कहानी को देखें, तो आपको लगेगा दे कैन नेवर मीट।
क्या होगा अगर मिल भी जाएंगे और कहेंगे चलो कल शादी कर लो, तो क्या होगी ये शादी? वो टेररिस्ट है, पूरी जिंदगी जजमेंट पे उतरेगी, तो ना मर जाए अच्छा है। अब क्या है ना, उस पिक्चर में चाहिए अगर मैं होता तो मैं शायद चाहिए गाना नहीं रखता इसमें। आप एक्सपेक्टेशन अलग जगह ले जा रहे हो, आप मस्ती में ले जा रहे हो लोगों को। ये मस्ती वाली पिक्चर नहीं है। और वो गाना स्टार्टिंग में ही आ जाता है। आपको पहले ही फ्रेम से पहले ये इनिशियल में ही बता देना चाहिए पिक्चर ऑडियंस को कि ये मरेंगे। जो शायद शेखर सर ने आपको निर्मल को कास्ट करते हुए शेखर जी होते तो शायद ऐसे ही बनाते। ये फर्क है दोनों में। दोनों ग्रेट हैं, बहुत ग्रेट हैं दोनों के दोनों, बट ये फर्क है दोनों में। डायरेक्टर्स को इंडस्ट्री में लोग कम नाम से जानते हैं, फिल्मों से ज़्यादा जानते हैं। रादर एक्टर्स का नाम और चेहरा ज़्यादा प्रचलन में या चर्चित रहता है। देखिए वो पहचाना जा रहा है कि सड़क पे पहचाना जा रहा है और सेल्फी खिंचा लो, फोटो खिंचा लो, अच्छा बच्चा। मुझे नहीं लगता किसी डायरेक्टर को प्रॉब्लम थी। वो अपने मार्केट में तो पहचाना जा रहा है ना, वो इनफ है उसके लिए। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वासेपुर के पहले मुझे थोड़ी को पहचानता था बस सड़क पे, तो लिखती जब नहीं पहचान तो कोई दिक्कत भी नहीं होती थी। अच्छा ही था बल्कि कई मामलों में, है ना, इकोनॉमी में ट्रैवल करने में दिक्कत नहीं होती थी। समझ तो और सही चल था बिल्कुल। लेकिन वासेपुर से लोग पहचानने लगे तो वो भी अच्छा लगता है। मतलब आपका डायलॉग इतना पॉपुलर हो गया तो उससे नुकसान भी हुआ एक आध बार। बहुत मुझे सबसे बुरा कमेंट जो मुझे अपनी लाइफ में लगता है, जो मुझे कभी कभी दिया जाता है, कभी बहुत कभी कम, यू आर अ बेटर एक्टर देन अ डायरेक्टर। मैं कहता हूँ ऐसी चुभता होगा बहुत ज्यादा, तो वो वासेपुर की वजह से होगा। आपकी हायरार्की में फिल्म बनाना इम्पोर्टेंट है, लिखना इम्पोर्टेंट है, डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है, एक्टिंग इम्पोर्टेंट है, तो उसका बाइफर्केशन कैसा है आपके दिमाग में? ये मुश्किल है कहना, क्योंकि स्टार्ट तो आइडिया से होता है कि अभी इस आइडिया पे बनाना है। राइटिंग सबसे, मैं बहुत लेजी राइटर हूँ, बहुत टाइम लेता हूँ लिखने में। जब एकदम डेडलाइन हो जाती है तो मैं लिख लेता हूँ। शूटिंग करना मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, वो मेरा एक्चुअली में पीस टाइम है जो मैं शूट कर रहा हूँ। बिकॉज ज़्यादातर आउटडोर होता है, नई सी जगह होती है, नया खाना, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, बहुत बढ़िया माहौल रहता है। मुझे शूटिंग बहुत पसंद आती है, पिकनिक जैसा माहौल होता है। तो राइटिंग की प्रोसेस पे लंबा समय आपको किस लिए लगता है? सोचने में, रिसर्च में, सीन बनाने में? कहानी तो आ जाती है कि कहानी तो हो जाता है, व्हाट समझ में आ जाता है, हाउ समझ में नहीं आता। तो ये मेरी वो नहीं है, ये जावेद साहब ने कहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, तो उनका बहुत सही है, बहुत ही सटीक छोटा सा संक्षिप्त जवाब था। स्टोरी इज व्हाट, स्क्रीन प्ले इज हाउ। ब्यूटीफुल, परफेक्ट समरी। और सबसे लंबा समय आपको क्या लिखने में लगा है? वेब सीरीज में बहुत टाइम लगता है। तो आपके पास कोई फिल्म लेके आया हो कि यार ये सर मैंने लिखा है, या कोई नया बच्चा मेरे उम्र का कोई आया हो 23-24 साल का? 23-24 साल में राइटर नहीं बन सकता। मतलब राइटर नहीं, इन जनरल बात करने, जैसे मैं भी आपके साथ मैं 23-24 साल का राइटर रहता तो मैं कहता हूँ जाओ अभी कुछ और करो, 7-8 साल बाद आता। राइटिंग में प्रोडिजी नहीं हो सकता। किन चीज़ों की ज़रूरत है? एक्सपीरियंस और पेन। तो 22-23 साल में आदमी ने जिया क्या होता है? जब तक आप कुछ 2-4 मौतें ना देख लें, हार्ट ब्रेक ना देख लें, उतार चढ़ाव ना देख लें, थोड़ा संघर्ष ना देख लें, मस्ती ना की हो, हर तरह की मस्ती ना की हो, एक्सपीरियंस बेसिकली। हासिल पहली फिल्म आपकी कल्ट एकदम, तो आपने लिखनी शुरू कर दी थी दिल से के दौरान या उसके बाद, या शायद नहीं उसके बाद? फिर उसका प्रोसेस कैसा? वो मैंने एक स्क्रीन पे शुरू के 7-8 सीन के तक के डायलॉग लिखे थे। मैं डायलॉग नहीं लिखे थे पिक्चर के, एक फ्लो था मेरे पास, सीन स्क्रीन पे जैसा था। डायलॉग तो मैं सेट पे लिखता था उसके, एकदम सेट पे। मतलब अभी लाइट लग रही है और आप एकदम राफा जो कैमरामैन था, मैं उसको वाइट शॉट बताता था, आधा 45 मिनट लगते ही उतने में मैं लिख देता था। और हासिल में कोई भी एक डायलॉग इम्प्रोवाइज नहीं है, एवरीथिंग इज रिटन। ये नहीं कि मैं रोकता था कि मत करो, लेकिन शायद किसी एक्टर को इम्प्रोवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी। इरफान का सिर्फ एक लाइन बाद में कहता है इलायची खाएगी, वो आई थिंक दैट इज द ओनली लाइन जो कि उसने बोल, बाकी एवरीथिंग वाज रिटन एंड 80% ऑफ मोर देन दैट देन एंड देयर। हासिल के लिए कोई मलाल है आपके मन में? नेशनल अवार्ड के लिए नहीं भेजी गई, प्रोड्यूसर से मेरा झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने गुस्सा अपना ऐसा दिलाया कि नेशनल अवार्ड के लिए नहीं भेजी। मुझे ना मिलता, इरफान को तो मिल ही जाता पक्का। पहली मूवी पे ही नेशनल अवार्ड होता और शायद मुझे भी मिल जाता, डेब्यू डायरेक्टर का भी होता है नेशनल अवार्ड, तो उसे तक मिल जाता।
तो हासिल के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स हुई आपको? बहुत पहली फिल्म थी, सबको कुछ ना कुछ दिक्कतें तो होती ही हैं। मतलब मैं तो दिक्कतों के पहाड़ लेके घूम रहा था, बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा। जैसे मैं मेरा शहर था, मैं बहुत एक्साइटेड बच्चे की तरह मैं अपने शहर में पिक्चर बनाऊंगा करके गया। मेरा कैमरामैन भी इलाहाबाद का, वो भी मतलब दोस्त पुराना, बहुत अच्छा कैमरामैन, राफे महमूद, वेरी वेरी ब्रिलियंट कैमरामैन। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शूटिंग थी नेचुरली। पहले दिन की दूसरे दिन से हमको मना कर दिया कि आप, पुलिस लगा दी कि आप कैंपस में नहीं घुस सकते, यू आर शोइंग द यूनिवर्सिटी इन बैड लाइट। अरे मैंने कहा रामायण में भी अगर रावण भी तो है तो उसके सीन कर रहे, शुरू उन्होंने शूटिंग कर ली, तो ऐसा थोड़ी कि रामायण पूरी खराब है। तो अच्छा तो सब नहीं। और फिर वो पॉलिटिकल हो गया माहौल, बहुत मुझे बहुत हर जगह से भगाया जा रहा था, गुरिल्ला और भाग भाग के मैं शूटिंग कर रहा था। यहाँ घुस जाऊँ, वहाँ घुस जाऊँ, इधर कर दूँ, उधर कर दूँ। मैंने भी दिखा दिया कि मतलब इलाहाबादियों ने मेरा विरोध किया, मैंने कहा मैं भी इलाहाबादी हूँ। तो देखा, मैं देख लेते कौन बड़ा इलाहाबादी है। मैंने तो बना दी पिक्चर, टाइम पे भी बनाई, और उसने आवाज़ भी की। बिल्कुल याद रहा लोगों को कि इलाहाबाद से कुछ आया। अब वही जैसे तुम बोलते हो ना कि पिक्चर से जाने जाते हो, वासेपुर फिल्म से फेस। अभी मैंने एक शो बनाया गर्मी, वो सोनी पे है, तो मैं उसकी शूटिंग में बड़ा वो था कि इलाहाबाद जाऊँ कि ना जाऊँ। अब उसके आधी मैंने शूटिंग भोपाल में की है, तुम्हारे शहर में, घरों के सीन और सब सीन। लेकिन वहां से मुझे एक दिक्कत, मैंने कहा ये बहुत तेवर वाली फिल्म है। भोपाल मध्य प्रदेश के लोग थोड़ा सॉफ्ट है, सही और शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कहा ये यहाँ नहीं बन सकती पिक्चर, गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी यहाँ भी बोल रहे हैं, लेकिन वो लहजा और वो तेवर, एटीट्यूड, वो इलाहाबाद का वो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने कहा कुछ भी करो, गोली चले, मैं जाऊंगा इलाहाबाद। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मुझे लोग पहचानने लगे। हासिल में तो पहचानता नहीं था, तो मुझे सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अब पहुंचा तो मुझे पहचानते थे, और फिर स्टूडेंट्स आ गए इधर हॉस्टल के। मैं अच्छा भी लगा, मैं पहले एक दो बार अपने हॉस्टल जिनसे मैं एफिलिएट वहाँ चला गया, एंजा हॉस्टल से था मैं, तो उससे सारे स्टूडेंट आ गए, रंग ही बदल गया। रंग ही बदल गया भाई साहब। बाप मैं मतलब ऐसा हुआ कि उस वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फी हाइक को लेकर, हालांकि यूनियन बंद खत्म हो गई है वहाँ, यूनियन नहीं है, लेकिन लड़के कुछ एजिटेशन कर रहे थे बहुत लंबा चौड़ा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या, आर्ट्स फैकल्टी अलग है, साइंस फैकल्टी अलग है। हमको साइंस फैकल्टी में शूटिंग करने का परमिशन मिली। तो कुछ लड़के जो कर रहे थे स्ट्राइक, उनके साथ कुछ सेल्फी मांग रहे थे। मैंने मना किया, मैं अभी यार नहीं कर पाया, तो वो लड़के भड़क गए। उसके बाद कुछ हुआ, पैसा वैसा इवेंचुअली पता नहीं किसने मांगा पैसा, बट प्रोडक्शन के ऊपर हैवी होता है ना, शूटिंग नहीं कर पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 5 लाख रुपए दिया गया किसी को, क्योंकि मामला खत्म करने के लिए दे दिया। शाम को किसी सीनियर इलाहाबाद के, मुझसे जूनियर लेकिन, का कोई कहीं कोई गैंगस्टर जो कि बनारस में कह रहता है, उसको पता चला। उसने फोन किया, कैसे लियो पैसा तिग्मांशु धूलिया से, वापस करो। लॉकडाउन ने आके पैसा वापस कर दिया। मेरी बात जब बताई तो लोग सरप्राइज थे कि वापस कैसे कर दिया। तो ये शक्ल जानने की वजह से, और क्या आपके नाम के साथ एक चेहरा जुड़ जाता है। थैंक्स टू गैंग्स ऑफ वासेपुर, थैंक्स टू अनुराग कश्यप एंड मुकेश शावरा फॉर कास्टिंग। फुल इलाहाबादी किस्सा हो गया ये, गर्मी वाला। तो इसके बाद वापस थोड़ा सा पीछे आते हुए, अब हो गई हासिल, बना लिया आपने, 7 साल का लंबा गैप। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? साइनिंग, बहुत साइनिंग अमाउंट लिया मैंने। 7 साल में साइनिंग अमाउंट कर रहा हूँ, तुम समझ लो कितने लिए होंगे। बहुत ज्यादा लिए होंगे। हाँ, तो ऑनेस्ट आंसर है ये। मैं, लोग बुलाते थे साइनिंग, हाँ जी दे दीजिए टीका। हम लोग वही कहते थे कि टीका लग गया, मिल गया 10%। पिक्चर बनी नहीं। कोशिश में ऐसा नहीं कि साइनिंग लेके भाग जाता है, ऐसा नहीं है। वो टाइम ऐसा चल रहा था कि उनको भी समझ नहीं, इसका काम चल नहीं रहा, क्यों साइन कर रहे हो यार। तो वो गलती उनकी है। आती हुई लक्ष्मी को थोड़ी कोई मना करता है। क्योंकि मैंने हासिल बनाई थी। अगर मैंने कोई बहुत ही ऐसी ब्लॉकबस्टर फ्रिवलस सी फिल्म बनाई होती जो कि बड़ी हिट भी होती, तो 7 साल तक मुझे कोई याद नहीं रखता। जब कोई काम नहीं, मैंने कोई पिक्चर चालू हो रही है, बंद हो रही, चालू हो रही, बंद हो रही, वो लोगों ने, इंडस्ट्री ने याद रखा बिकॉज ऑफ माय फर्स्ट फिल्म। और पान सिंह तोमर में बैंडेड क्वीन का कितना इन्फ्लुएंस है? पहुंचे कैसे आप पान सिंह तोमर तक, कैसे पहुंचे? वो बैंडेड क्वीन की रिसर्च करते वक्त मुझको एक पेपर, न्यूज़ पे, आनंद बाजार पत्रिका की जैसे सट आती है ना अभी, वो इंडिया टुडे, तो उसमें एक पान सिंह तोमर पे एक पेज का एक आर्टिकल था कि ऐसा एक एथलीट था और डाकू बना और फौज में था।
मैंने कहा बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है यार ये तो तब तक मेरे पास था वो कि मैं बनाऊंगा, लेकिन तब हिंदुस्तान में मतलब इंडस्ट्री में रिसर्च का कोई डिसिप्लिन नहीं था। मैं कहता था कि यार मैं ये कोई ऐसे तो इसके बारे में कुछ नहीं है, कहीं कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं, नथिंग, मुझे रिसर्च करनी पड़ी, कहते बना लो। मैंने कहा ये ऐसे कैसे बना लो यार, आप कोई रिसर्च फंड करे, मेरे पास तो इतने पैसे थे नहीं कि मैं जाऊँ। तब मेरे यूटीवी का एक स्पॉट बॉय करके ग्रुप खुला, विकास बहल वॉज हेडिंग दैट, उसको सुनाया, उसको अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग रिसर्च करो, स्क्रिप्ट बनाओ, अगर अच्छी लगी स्क्रिप्ट तो पिक्चर फंड करेंगे। तो उन्होंने रिसर्च के पैसे दे दिए आने जाने के और वो करने। तो यहीं 93 है बगल में पहला ऑफिस मेरा वहीं से बनी 5 सिंह तोमर। अच्छा। तो तब यूटीवी का था कि जो कुछ था उनका कि जो भी डायरेक्टर आप चूज कर रहे वो पिक्चर प्रोड्यूस भी करेगा, यानी कि बजट डायरेक्टर का पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा ठीक है, तो उस पिक्चर से मैं प्रोड्यूसर भी बना, बट वो रिलीज नहीं हो रही थी। जब वो पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी तो कुछ नहीं करते, मैं रणदीप हुडा आ जाता था, हम लोग टीटी खेलते रहे कटाकट। सुबह एक दिन लगा कि इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, हम लोग इसलिए आए, पिक्चर नहीं हो रही रिलीज, इंतजार था कि रिलीज हो रही। तो मेरा एक दोस्त था यार, उससे मैंने कहा कि डिजिटल आ गया था, मुझे मालूम था डिजिटल आके सडनली कॉस्ट कम होने वाली है। तो मैंने कहा मैं डिजिटल में बना दूंगा, मैं करोड़ 1.25 करोड़ में पिक्चर, किसी को पैसा नहीं देंगे, और ये गाते रहो टीटी खेलते हो, एक्टिंग करो साले। तो मैंने बनाई साहिब बीवी और गैंगस्टर, और पहली पिक्चर थी डिजिटल पे वो मैरी एलेक्सा पे, हिंदुस्तान की। अब वो पैसा नहीं था इसलिए थी तो वो बनी, चल गई। उसके बाद 5 सिंह तोमर रिलीज हुई, साहिब बीवी गैंगस्टर पहले आई, शूट आप पहले कर चुके थे? हाँ वो बन चुकी, एडिट भी होकर रखी हुई थी पिक्चर। मेरे को अभी भी ये जानने में दिलचस्पी है कि सोशो पॉलिटिकल टॉपिक्स में ऐसा क्या है, प्यार पे नॉर्मल मूवी बनाने का मन नहीं करता आपका? मुझ में करण जौहर में फर्क है ना यार, यही तो फर्क है। आप मैं मुझे कर बुरा बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है, लेकिन और मैं वैसी कोशिश करूंगा तो कभी कर भी नहीं पाऊंगा, मुझसे बड़ा बेवकूफ आदमी नहीं होगा मैंने, और मेरे इसी पिक्चर को बना नहीं पाएंगे। बॉम्बे में क्या पसंद है सर आपको घूमना फिरना? मैं भी आया हूँ ना बॉम्बे, तो मेरे को पता नहीं क्या है, मुझे तो कोई पसंद नहीं रहा है शहर। बॉम्बे आपको पसंद नहीं है? पसंद और ना पसंद तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पसंद है, मैं कभी कंफर्टेबल नहीं रहा यार, मैं इसको अपना नहीं बना पाया, शहर की गलती नहीं है। कोई सिटी जहाँ पे आप घूमने जाते हैं? कलकत्ता मुझे बहुत पसंद है, मुझे चेन्नई बहुत पसंद है, लखनऊ बहुत पसंद, जिस भी शहर में कुछ इतिहास है, हेरिटेज बचा है, और सिर्फ इमारतों में नहीं, उनकी कुजीन में, उनके कल्चर में, और उसकी रिस्पेक्ट अगर लोगों को है अपने हेरिटेज की, तो वो शहर मुझे पसंद है। हिस्ट्री और नॉर्मल जिंदगी को बहुत ज्यादा रिलेट, बहुत जिंदगी को देखने का नजरिया भी इतिहास देता है आपको। आप पढ़ते हो ऐसे किताबें हिस्ट्री? मैं ऐसी किताबें ज्यादा पढ़ता हूँ। अभी मैं आपको कंटेम्प्रेरी में थोड़ा सा मैं ढूंढ रहा हूँ चीजें, पुराने राइटर्स ही पढ़ना, उनको ही नहीं समझ में आया। अभी हम लोगों ने किसी ने कहा कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी है हमारे देश की। आप वेस्ट में देखिए, हॉलीवुड में देखिए, एवरी सेकंड गुड फिल्म इज बेस्ड ऑन अ नॉवल, और आज से नहीं, वो 2500 साल से हो रहा है। हमने कभी अपने लिटरेचर पे उतना काम ही नहीं किया। इलाहाबाद में कई राइटर्स थे, महादेव वर्मा के घर में जाता था, उनके बहुत बड़ा सा बंगला था और आम के पेड़ थे, तो मैं हवन के लिए आम की लकड़ियाँ लेने महादेवी वर्मा के घर जाता था। मैंने उनको देखा है, बाहर उनके घर के बाहर एक छोटा सा तालाब था, उसमें कमल के फूल थे, कुर्सी डाल के वही बैठी रहती थी। आप अपनी किसी फिल्म को बच्चे की तरह मानते हो? सभी मेरी जितनी बनाई अच्छी बुरी, लेकिन उसमें से ऐसा फेवरेट बच्चा ऐसा कुछ नहीं है? मेरी एक फिल्म है यारा, मुझे बहुत पसंद है, बहुत मेहनत और बहुत एक प्यार से तभी नहीं, बट उसमें एक अंदर एक कुछ खास लगाव था मुझको जब मैं बना रहा था। तो जी पे आई, बट कुछ आवाज़ नहीं की उसने। देखना कभी उसको। सर, तो गर्मी में आपका न्यू कमर्स के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? एक्सपीरियंस बहुत अच्छी, इवेंचुअली जो काम आया है वो बहुत बढ़िया है, सबने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, लेकिन काम करते हुए मुझको एक्सपीरियंस जो हुआ वो ये हुआ, क्योंकि सब बच्चे थे उसमें, ऑलमोस्ट सबका पहली बार कर रहे थे काम। तो जो मुझे लगा वो बहुत बड़ा कंसर्न है, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बच्चों का बिल्कुल नहीं है। अभी आप डायरेक्शन देते हो, वही उठो कमरे में आओ, कैमरा यहाँ है, थोड़ा इधर लुक देना, दरवाजे के पास जाना, खोल के जो भी आप उसको डायरेक्शन दिए, फिर कुछ थोड़ा 10 सेकंड हुआ, भूल गया, 10 सेकंड में भूल गया कि क्या बोला है। और ये एक के साथ नहीं, सबके साथ। तो ये मुझको लगता है जनरेशन की प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन है ही नहीं इनके पास। ये एक्सपीरियंस था। कोई नया प्रोजेक्ट? अभी मैंने एक फिल्म खत्म की, उसका नाम है घमासान। ओटीटी रिलीज है? कसम तो खाई गई हमसे कि हम इसको थिएटर में रिलीज करेंगे। अब पता नहीं क्या होता है, बट मैंने बनाई उसको थिएट्रिकल, उसके लिए थोड़ा तो एनामॉर्फिक पे शूट किया, थोड़ा लार्ज है, तो उसका पोस्ट चल रहा है। बीच में ये भी आया था कि आप दबंग से एसोसिएटेड हैं।
क्या वो आया था वो उसमें यही था कि मन से तो बहुत नहीं करना चाहता था, बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुलाकात हुई एक आध बार, लेकिन अब शायद नहीं करूँगा। क्या कोई पुरानी स्क्रिप्ट उठाने का मन करता है आपको अपनी लिखी हुई? अभी तो मेरा मन कर रहा है अंधा युग बनाने का। अंधा युग, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का जो नाटक है उसको मैं एक नए अंदाज से, एक नए एस्थेटिक्स, हमारे यहाँ के बहुत ही ऑपुलेंस एस्थेटिक्स को बहुत फॉलो करते हैं ना, बड़े बड़े डायरेक्टर्स करते हैं, वो झूठी ऑपुलेंस वैसा कभी था नहीं। थोड़ा थिएट्रिकल नाटक का रूप रखते हुए थोड़ा सिनेमैटिक बनाने का, एक नए एक तरह के विद गुड एक्टर्स, अच्छे एक्टर, वो बनाने का मूड है मेरा। सो थैंक यू सो मच सबको। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, और बहुत लोग, हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, शायद मेरे उम्र के लोग जो हमारा चैनल बिगड़ न जाए। बिगड़ेंगे तो नहीं। आपने जैसा कहा कि कंसंट्रेशन करने की कोशिश पूरी रहेगी, पेशेंस रखने की कोशिश पूरी रहेगी। आप थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब सर प्लीज़। लाइक कमेंट सब्सक्राइब प्लीज़। क्या? लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सर।